हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर क्लास 9th की सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए आपके सामने आए हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, दुनिया में ये फ्रांसीसी क्रांति इतनी विख्यात क्यों है, हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। तो इसमें आपको एक डेट दिखाई दे रही है 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 जो कि सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। यानी अब आपको हम एक शॉर्ट में बता दें कि 14 जुलाई 1789 को एक घटना हुई जिसके बाद जो है फ्रांस की क्रांति शुरू होती है। पेरिस का किला था एक, पेरिस में बास्तील का किला जिसको जानते हैं। तो उस समय जो लुई 16 था राजा, इसने शहर में अपनी सेना को घुसने का आदेश दे दिया और लोगों को ये डर हो गया कि ये हमें मारने के लिए आ रहे हैं। नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। ये ऐसी अफवाह किसी ने उड़ा दी तो 7,000 आदमी औरतें जो थे वो टाउन हॉल में एकत्रित हो गए और वहाँ पर इकट्ठे होकर के ये सोचने लगे कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो जन सेना का गठन करके निर्णय किया कि हथियारों की खोज करते हैं और क्योंकि जो सेना अंदर आई है तो उसको मारने के लिए हमें हथियार तो चाहिए होंगे। तो इस हमले में जो तैयारी करने के लिए तो क्या हुआ कि बास्तील का किला को तोड़ने पर हमला करने का लोगों ने विचार बना लिया, क्योंकि उनके अनुमान से जो किला था बास्तील का उसमें हथियार गोला बारूद होने की संभावना थी। तो लोगों ने उस पर हमला किया तो वहाँ का जो कमांडेंट था उसको मार डाला। बास्तील का जो कमांडर था उसको मार दिया और उसमें जो 7 कैदी थे उनको छुड़ा लिया। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील का किला लोगों के घृणा का केंद्र बन गया। इसलिए किले को उन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और जो उस किले के अवशेष बचे थे उनको उन्होंने तोड़ के इधर उधर बेचना शुरू किया और जो भी सामान उन्होंने इधर उधर बाजार में बेचा तो लोग उसे स्मृति चिन्ह के तौर पर अपने पास रखने लगे, क्योंकि वो राजा से घृणा करने लगे। और उनको राजा से घृणा का जो उन्हें उपाय सूझा कि हमें इसको घृणा है तो उसका एक ही तरीका है कि अगर हम इनके किले को तहस नहस कर देते हैं और उनका सामान इधर उधर बेचेंगे तो राजा को दुख तो होगा। तो उन्होंने अपनी उस निशानी के तौर पर लोगों ने अपना सामान खरीदा और अपने पास स्मृति चिन्ह के तौर पर रख लिया। इस घटना के बाद जो छोटे छोटे झगड़े होते रहे कई दिनों तक, तो उससे जनता परेशान होने लगी। चीज़ों में महंगाई बढ़ने लगी, उत्पादन में कमी आने लगी। तो इस प्रकार से जनता जो थी वो भड़कना शुरू हो गई। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। बच्चों, सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। 1774 ये सन आपको दिखाई दे रहा है। 1774 में जो लुई 16 था वो बूर्बो राजवंश का परिवार से बिलोंग करता था और वो फ्रांस का राजा बन गया। जब वो राजा बना तो उसकी उम्र कितनी थी? 20 वर्ष। कितनी थी? 20 साल की। और उसका विवाह किससे हुआ? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एनेत से हुआ था। एनेत राजारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। अब बच्चों यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब 20 वर्ष की उम्र में उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एनेत से हुआ तो उसने उस समय जब राजगद्दी पर बैठा तो उसका राजकोष जो था वो बिल्कुल खाली था और लंबे समय तक युद्ध चलने के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन जो थे वो सब नष्ट हो चुके थे। वर्साय का जो विशाल किला था, ये वर्साय का किला जो था ये आम जनता लोगों से हटकर इसने अपना दरबार बना रखा था, महल बना रखा था, जिसमें शान और शौकत बनाए रखने के लिए वो बहुत ही फिजूल खर्च भी किया करता था। तो जब फ्रांस काफ़ी समय तक युद्धों में इन्वॉल्व रहा
और राजा बहुत खर्चीला भी था, तो अपनी शान और शौकत बनाने के लिए उसने अपने ऊपर जो पैसे खर्च किए, अपने महल को, शान और शौकत को बनाए रखने के लिए जो धन खर्च किया करता था, उससे उसके सामने बहुत बड़ी एक चुनौती खड़ी हो गई, बहुत बड़ा एक समस्या खड़ी हो गई कि उसका राजकोष पूरी तरह से खाली हो चुका था। बच्चों, फ्रांस और ब्रिटेन जो थे बहुत लंबे समय से एक दूसरे के शत्रु बने हुए थे। तो जो इसमें आपकी बुक में जो दिया है कि लुई 16 के शासनकाल ने फ्रांस में ने अमेरिका में 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन के आज़ाद कराने की सहायता दी थी। तो बच्चों, अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे, इस पर ब्रिटेन ने, ठीक है, ब्रिटेन ने अपना अधिकार जमा रखा था। और जो फ्रांस था वो इसकी मदद करने के लिए तैयार था, इसे आज़ाद कराना चाहता था, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में बहुत लंबे समय से युद्ध चल रहा था और एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। तो जब इससे इनको कोई आर्थिक लाभ मुनाफा तो होने वाला नहीं था, तो जब इन्होंने आज़ाद करा दिया तो इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक खर्च और कर्ज जुड़ गया, और जबकि 2 अरब लिब्रे का बोझ पहले से ही चढ़ा हुआ था। यानी जो इन्होंने युद्ध किया था, इससे इनको कोई खासा आर्थिक मुनाफा तो हुआ नहीं, लेकिन इसको नीचे, ब्रिटेन को नीचे दिखाने के लिए अमेरिका ने की जो 13 उपनिवेश पर ब्रिटेन ने अपना अधिकार किया था, तो ब्रिटेन को नीचे दिखाने के लिए फ्रांस ने उस पर उसकी सहायता करी थी। तो लिब्रे जो है, ये जो लिब्रे है, ये है यहाँ की करेंसी। उस समय करेंसी थी लिब्रे। तो पहले से ही उस पर 2 अरब डॉलर का लिब्रे का कर्ज चढ़ा हुआ था, अब इसमें और भी अधिक कर्ज जुड़ गया। सरकार कर्जदार अब 10% ब्याज की मांग करने लगी, और जब स्थिति क्या बनी कि फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज जुड़ गया, जबकि पहले से 2 अरब जुड़ा हुआ था। सरकार ने कि जो लेंडर थे, कर्जदार थे, वो 10% की मांग करने लगे कि हमारा कर्जा, उसका ब्याज दर उन्होंने 10% और बढ़ा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि सरकार का जो बजट था उसका एक बड़ा हिस्सा जो इंटरेस्ट के रूप में चला जाता था। सरकार का जो हिस्सा था वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, कर्ज चुकाने पे मजबूर हो गए थे। अपने नियमित खर्च जैसे सेना का रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय चलाना, ये सब जो उनके रोज़मर्रा के खर्चे हुआ करते थे, ये सब मतलब इसमें काफ़ी कदम करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, और यह कदम नाकाफ़ी था। फ्रांसीसी सरकार कर यानी कर मतलब तो समझ ही रहे हो ना, टैक्स, तो बढ़ाने के लिए उसने सोचा। अब बच्चों, इसमें एक समझने की बात यहाँ पर ये आती है कि जो राजा था वो बहुत ही खर्चीला था। उसे मतलब वो कई युद्धों में इन्वॉल्व था, जनता से अलग महल में रहता था, शान और शौकत पे अपने खर्च किया करता था। तो उसका राजकोष था जो वो बिल्कुल खाली हो चुका था, और जब वो बैठा था तो पहले से ही खाली था, कर्जों में इतना डूब गया था कि उसके पास कुछ कर्जा चुकाने को पैसे भी नहीं थे। तो उसने रोज़ के जो नियमित खर्चे थे, जिसमें सेना का उन्हें रख रखाव करना पड़ता था, राज दरबार, अपने कोर्ट का ध्यान रखना पड़ता था, अपने विश्वविद्यालय चलाने पड़ते थे, तो इसने सोचा कि एक काम करते हैं कि हम टैक्स लगा देते हैं, जिससे थोड़ा बहुत पैसा जो आएगा उससे हमारे पास धन एकत्र भी हो जाएगा और हमारा खर्चा भी चलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बढ़ती है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था। अब यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। 18वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 स्टेट में डिवाइड था, और ऐसा रूल था कि केवल 3rd स्टेट के लोगों को ही कर्जा अदा करना होगा। इसमें जो दिया है ना, 3rd स्टेट बटा था, केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर को अदा करेंगे, तीसरे स्टेट के लोग, यानी ऐसा नियम बना था कि 3rd स्टेट। अब एक यहाँ पर, अब हम एक पुरानी चीज़ को याद करते हैं। जैसे हमारा हिंदू समाज है, तो हमने अभी तक यहाँ पर क्या पढ़ा कि हमारा जो वर्ण है, जो हमारे देश में कैसे विभाजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों में बटे हैं। तो ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ वर्ण माना जाता है। वैसे ही यहाँ पर एक पिक्चर दी है
प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो प्रथम स्टेट में यहाँ कौन आ रहे हैं? फादर्स, पादरी वर्ग। जैसे यहाँ पर ब्राह्मण वर्ग है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ ब्राह्मण वर्ग है। अब वहाँ पर फ्रांस में पादरी वर्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। फिर द्वितीय वर्ग में आते थे कुलीन। तो पादरी वर्ग जो था सबसे श्रेष्ठ था। द्वितीय वर्ग में आते थे कुलीन वर्ग। जैसे कुलीन वाले वर्ग में कौन कौन आ रहे थे? अमीर लोग आते थे, जमींदार लोग आते थे, ठीक है, जिन अमीर रिच फैमिलीज के लोग आया करते थे। थर्ड स्टेट में यहाँ देखो, अब इसमें तो सभी आ रहे हैं, बड़े व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, अदालती कर्मचारी हैं, वकील हैं, किसान हैं, कारीगर हैं, छोटे किसान हैं, भूमिहर मजदूर हैं, नौकर हैं। मतलब थर्ड स्टेट के लोग जो थे, यही लोगों को पूरा भार उठाना पड़ता था। इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी हुआ करते थे। तो ये सबसे छोटे तबके के लोग हैं। छोटे किसान हैं, भूमिहर मजदूर, नौकर, ये स्लेव्स जो होते थे, जिनके पास खेती नहीं होती थी। किसान और कारीगर, ये इनकी खुद की ज़मीनें हुआ करती थी और ये इनसे भी बड़े व्यापारी हुआ करते थे। तो 90% लोग किसान थे, लेकिन उनके पास अपनी खुद की ज़मीनें नहीं थी। बहुत कम लोगों के पास अपनी ज़मीनें हुआ कर। अब 60% ज़मीनों पर कुलीन और चर्च अमीर लोगों का अधिकार हुआ करता था। फर्स्ट स्टेट के लोगों को बहुत अधिकार प्राप्त थे जन्म से ही। जो प्रथम स्टेट के जो लोग होते थे, इनको जन्म से ही बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। खास तौर पर इन लोगों को टैक्स तो बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता था। कुलीन वर्ग के लोग जो होते थे, सामंती करों यानी किसानों से अपने कर वसूल किया करते थे, ठीक है। किसानों को स्वामी, इन लोगों को मतलब जो किसान हुआ करते थे, इनको इनके स्वामियों के घर में खेती करनी पड़ती थी, उनके घरों में काम करना पड़ता था, सड़कों पे निर्माण करना पड़ता था, ये सब काम इनको करना होता था। चर्च भी किसानों से करों का एक बड़ा हिस्सा वसूल कर लेता था, जैसा कि इसमें यहाँ दिया है बुक में। देखो इसमें दिया है, फ्रांसीसी समाज वर्ग व्यवस्था का दर्शाता। पूरी 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन मालिकों को बहुत संख्या कम थी। 60% ज़मीन कुलीन वर्ग के थे, यानी चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग में पादरी लोगों को विशेष अधिकार जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट, यानी इनको कर नहीं देना पड़ता था। तो सब सारा जो व्यापार, जो सारा पैसा खर्च होता था, वो सब थर्ड स्टेट वाले लोगों के ऊपर भार हुआ करता था। जो इसमें दिया है, जैसे चर्च है, चर्च में किसानों को करों का एक हिस्सा टाइट धार्मिक कर के रूप में वसूला जाता था, ठीक है। और इनके साथ तीसरे स्टेट सामानों को सरकार को चुकाना होते थे। इन करों को टाइल यानी प्रत्यक्ष कर, ये तो प्रत्यक्ष कर होता था, लेकिन जो अप्रत्यक्ष कर होते थे, वो जो रोजाना की ज़रूरत की चीज़ें हुआ करती थी, जैसे तंबाकू है, नमक है, तो इन पर भी इनको टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ जो था, वो मध्यम से पूरे करों के माध्यम से कौन वहन करती थी? जनता। तो बच्चों, थर्ड स्टेट के जो लोग होते थे, इनको ही सारा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इनकी स्थिति और ज़्यादा दयनीय होती जा रही थी। अब स्थिति जब दयनीय हो रही थी, तो लोगों में एक मतलब विद्रोह भी उत्पन्न हो रहा था। अब फ्रांस की जो जनसंख्या थी सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, यानी 23 मिलियन के समथिंग थी, लेकिन 1789 में बढ़कर 28 मिलियन हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में इसकी मांग काफ़ी तेज बढ़ गई। यानी अंतर क्या हुआ? मतलब जनसंख्या बढ़ी तो अनाज भी ज़्यादा चाहिए, उत्पादन उतना था नहीं, तो लोग कारखानों में काम करने लगे। जो कारखानों में काम करते थे, तो उनका क्या था? मजदूरी, यानी जो कारखानों में काम करते थे तो मजदूरी करते थे। उनकी मजदूरी कौन तय करता था? मालिक तय करते थे। मजदूरी महंगाई की दर से
नहीं बढ़ रही थी। यानी काम बराबर करा, मजदूर वर्ग ही काम करता था, लेकिन महंगाई जिस हिसाब से थी उस हिसाब से उनकी मजदूरी नहीं, महंगाई के हिसाब से मजदूरी नहीं मिलती थी, क्योंकि उनकी वो जो उनका पैसा था वो कौन तय करता था? मालिक तय करता था। तो परिणाम क्या हुआ? अमीर अमीर वह होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया, और इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बन गई। लोगों में ज़्यादा विद्रोह की स्थिति हो गई, उत्पन्न हो गई। जैसे कि मतलब ओले पड़ गए या सूखा पड़ गया तो इससे भी फसल नष्ट हो जाती थी। तो उत्पादन दर तो उतना था नहीं और खपत उतनी ज़्यादा थी, क्योंकि जनसंख्या तो पूरी थी। तो इसलिए लोगों में एक संकट पैदा हुआ और उनका जो जीने का जो जीविका रोजी रोटी में जो संकट पैदा हुआ, उनके खाने के दिक्कत हुई, क्योंकि उस समय जो उनका भोजन था वो पाव रोटी थी, वहाँ पर ब्रेड खाई जाती थी, तो उसके लिए भी उनके पास उतना पैसा नहीं वो जुटा पाते थे। इसके बाद जब 18वीं शताब्दी में एक सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहा गया, यानी मिडिल क्लास, सामाजिक समूह का उदय हुआ, सोशल ग्रुप का उदय हुआ, जिसमें समुद्रीय व्यापार करके लोगों ने ऊनी और रेशमी वस्त्रों को बेचना शुरू किया और अधिक से अधिक पैसा कमाकर अपनी एक स्थान बनाया समाज में। और इन्हीं लोगों में कुछ पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, जिन्होंने ये माना कि जो जन्म से किसी को बांटना मतलब अच्छा नहीं है, किसी को जन्म से नहीं बांटना चाहिए, उसको विशेष अधिकार जन्म से नहीं दे करके उसकी हैसियत या के आधार पर, योग्यता के आधार पर उसको स्थान देना चाहिए। तो ये जो आइडियाज़ थे ये किसके द्वारा आए? जो कि जैसे स्वतंत्रता, समान नियमों तथा अवसरों पर आधारित जो सामाजिक समाज की परिकल्पना थी, ये आइडिया जो थे ये कुछ फिलोसफर्स के थे, जैसे कि जॉन लॉक, जिया जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। यानी इन दार्शनिकों ने ये बताया कि जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं समाज के, उनका ये मानना था कि जन्म से ही उनका वर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें योग्यता के आधार पर उनको बांटना चाहिए। तो इन्होंने रूसो ने ही जैसे इसमें दिया है, इनकी एक पुस्तक है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने इसमें बताया कि निरंकुश अधिकारों का खंडन किया है। इन्होंने इस पुस्तक में निरंकुश अधिकारों का खंडन किया है। रूसो ने ही ये भी बताया, इस बात को भी बढ़ावा दिया कि सरकार को सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंधन के आधार के ऊपर आधारित होना चाहिए। जो समाज में जो सरकार को सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इसका जो सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही वर्गीकरण होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू है, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, इन्होंने बताया कि सरकार को विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जो बांटना, जो विभाजन, सत्ता विभाजन की बात इन्होंने की है कि इनका विभाजन सत्ता का, न्यायपालिका, जो आजकल हमारे देश में देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे फिलोसफर हैं जिन्होंने देश को इसको सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। आखिर में जो ये जो दिया है कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। यानी जो ये हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि 13 उपनिवेश जो ब्रिटेन ने अधिकार कर रखे थे, फ्रांस ने उसको छुड़वा दिया, तो फिर उसमें इसी प्रकार से सरकार बनी जो जिसकी काफ़ी तारीफ भी की गई। दार्शनिकों ने इस विचार पर काफ़ी हाउसों व सैलून तथा गोष्ठियों में गर्मागर बहस हुआ करती थी। यानी अब यहाँ पर लास्ट में क्या हुआ कि लुई 16 ने अपने खर्चों को, जो अभी पहले देखा राजकोष खाली हो गया, तो वो उसी को फिर से चालू करने के लिए उन्होंने सोचा कि आखिरकार कर फिर से लगा दिया जाए। तो उसने ये जैसे ही तो लोगों में अफवाह उड़ गई, लोगों में ये जैसे अफवाह उड़ी कि लुई 16 जो है, राजा जो है, इस समय जो अफवाह उड़ी तो जनता भड़क गई। जनता ने सोचा जो लुई 16 जो है वो खर्चा करने फिर से कर लगाने वाला है। तो इस समय क्या हुआ, जो खबर उड़ी तो लुई 16 के खर्चों को पूरा करने के लिए जैसे ही खबर उड़ी तो राजा को
अब राजा क्या करता, राजा अकेले तो टैक्स लगा नहीं सकता है, उसके लिए परंपरा के अनुसार जो स्टेट थे उसके, जो 3 स्टेट में बांटी हुई थी, तो उसके स्टेट जनरल की सहमति भी जरूरी थी। और स्टेट जनरल की सहमति का मतलब जो 3 स्टेट में जो बटी थी उनकी सरकार, मतलब जो उन्होंने अपने वर्गीकरण जिस आधार पर किया था, तो 3 स्टेट को अपने रिप्रेजेंटेटिव जो होते थे वो भेजने पड़ते थे। और राजा तब मीटिंग लेगा, और मीटिंग लेने के बाद यानी कि ये जो संगोष्ठी है, यानी सैलोन की गोष्ठियाँ जो है वो गोष्ठी करेगा, और उसमें फिर कैसे टैक्स बढ़ाया जाएगा उसकी बात रखेगा। तो लुई 16 ने इस बात को अपने माना, और इसी परंपरा को आगे बढ़ा करके फिर उसने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। ठीक है, हम इस बात को मानते हैं और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, और उस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इस क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। ये तो थी उसका बैकग्राउंड, अब शुरुआत कैसे हुई ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, देखिए हमारा अगला वीडियो। थैंक यू वेरी मच।